Yesterday I have seen the meaning of liberalism and the meaning of liberalism in political sphere. Today we will just come to know about the meaning of liberalism in economic sphere. The very first one, what is the meaning of liberalism in economic sphere? The economic sphere, the meaning of liberalism in economic sphere stood for the freedom of market. The very first one कि मतलब लिबरलिस्टिक जो फिलॉसफी थी उसके अंतर्गत में इकोनॉमिक स्फेयर के अर्थ पर जो फ्रीडम की बात की जा रही थी, उस फ्रीडम में मार्केट की फ्रीडम की बात, बाजार जो है खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। दैट मीन्स कि बाजार में किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशंस या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो पहले क्या था कि गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट में क्या होता था कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए थे। गिल्ड काम कर रहा था, टैरिफ लिया जा रहा था, टैक्सेस लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ गिल्ड क्या था? गिल्ड एक प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत में होता क्या है कि लिस्टेड कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब जो उस गिल्ड का मेंबर है, बाजार में व्यापार करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को दिया जाता था। अगर इनकेस कोई नया मेंबर, कोई नया व्यापारी उस बाजार में अगर व्यापार करना चाहेगा तो सबसे पहले उसे गिल्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब तक गिल्ड का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो आपका जो है बाजार में व्यापार नहीं कर पाएगा। ये पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। दूसरी चीज़ें हैं, टैरिफ लिया जा रहा था, मतलब जर्मनी के अंतर्गत में कोई व्यापारी अगर एक कन्फेडरेशन से दूसरे कन्फेडरेशन में व्यापार करने को जा रहा था तो वहाँ पर उसे टैरिफ पे करना होता था, टैक्सेस पे करना होता था। इन सभी चीज़ों की क्या की मांग की जा रही थी? लिबरलिस्टिक फिलॉसफी अंडर द इकोनॉमिक स्फेयर में कि इन सभी का एबॉलिशन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। जर्मनी वॉज डिवाइडेड। अब सबसे पहली चीज़ थी कि जर्मनी उस समय जो है 39 कन्फेडरेशंस में बटा हुआ था, मल्टी डायनेस्टिक थी। और दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत में है, हर एक कन्फेडरेशंस के अंतर्गत में सबसे बड़ा यूनिक चीज़ है उसकी अपनी करेंसी है, हर कन्फेडरेशन का अपना करेंसी। और साथ साथ हर एक कन्फेडरेशंस में मेजरिंग एंड वेइंग स्केल्स भी क्या था? अपना था। अलग अलग मेजरिंग स्केल्स थे, अलग अलग करेंसीज काम कर रहा था। अब अलग अलग करेंसीज काम करने के वजह से या फिर अलग अलग वेइंग स्केल या मेजरिंग स्केल्स होने के वजह से कई प्रॉब्लम्स थे। सपोज मान लिया जाए कि अगर कोई ट्रेडर, कोई व्यापारी जो है एक कन्फेडरेशन से दूसरे कन्फेडरेशन में गया, अब जहाँ पर एक कन्फेडरेशन मान लिया जाए कि न्यूरेमबर्ग है, दूसरा कन्फेडरेशन हम्सबर्ग है, तो उस केस में न्यूरेमबर्ग की करेंसी अलग है। अब वो दूसरे कन्फेडरेशन में गया तो न्यूरेमबर्ग की करेंसी तो वहाँ चलेगी नहीं, अब वहाँ की करेंसी होगी। अब न्यूरेमबर्ग में साथ साथ वहाँ पर क्या था? मेजरिंग एंड वेइंग स्केल भी अलग है और हम्सबर्ग में भी आपका जो है अलग है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में जो व्यापारी व्यापार करता था उसके लिए ऑब्लिगेशन बनता था कि जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट का सारा हिस्सा उसी कन्फेडरेशंस में उसे खर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज वो करेंसी फिर दूसरे कन्फेडरेशंस में काम नहीं करेगी। तो ये एक प्रकार से जो है इकोनॉमिक बिहेवियर का एक ऑब्स्टेकल था उस समय, जिसकी मांग की जा रही थी कि इस प्रकार के बिहेवियर को, इस प्रकार के सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। फोकस करो। नाउ बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग का, जिसमें कहा गया है कि हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग से अगर कोई व्यापारी मर्चेंट जो है ट्रैवल करता है इन 1833 में, तब उसे ऑलमोस्ट किसी भी गुड्स के क्रय और विक्रय के संदर्भ में, के सेंस में, तो ऑलमोस्ट उस व्यापारी को 14 कन्फेडरेशंस को क्रॉस करना होता था। और जब वो 14 कन्फेडरेशंस को क्रॉस कर रहा होता था तो हर बार उसे 5% कस्टम ड्यूटीज़ पे करना होता था। और ये जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो लेविड होता था किस आधार पर? वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स का कितना वेट है, कितना लेंथ उसकी मेजरमेंट हो रही है, उसके आधार पर ये कस्टम ड्यूटीज़ लगाया जाता था।
तो सोच लीजिए अगर बाय द वे वहाँ की करेंसी के हिसाब से सपोज कि कोरिलेट करते हैं कि मान लिया जाए कि वहाँ की जो करेंसी है जर्मनी की उस समय में, उस करेंसी में 100 यूनिट जो है यूज़ किया गया। करेंसी की कॉस्ट क्या थी, उस पर्टिकुलर गुड्स की कॉस्ट थी 100 यूनिट में। अब उससे सोच लीजिए कि वो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग गया और 14 कन्फेडरेशंस को पार कर रहा है, तो हर बार वो 100 यूनिट्स के लिए 5% टैक्सेस दे रहा है। तो 5% हर बार आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 14 बचेगा। 5%, 5%, 5%, 5%। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो जा रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में पहुंचा, वहाँ पे मेजरिंग एंड वेइंग स्केल अलग है। अगर कहीं ज़्यादा है तो नुकसान हो जाता था, और कहीं अगर कम हो गया तो थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता था। ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी कि हर बार 5% का लेवी यानी टैक्स कस्टम ड्यूटी उन्हें पे करना है हर कन्फेडरेशंस के आधार पर। तो जो कि इकोनॉमिक बैरियर के रूप में इसे एक्सप्लेन किया जा रहा था कि वहाँ पर जो आर्थिक रूप से जो क्रियाएं चल रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, उसके अंतर्गत में इस प्रकार का जो बिहेवियर आ रहा था वो एक इकोनॉमिक बैरियर के रूप में डिफाइन किया गया है। Now, as I have already stated that, as I have already stated that each confederations have their own weighing and measuring scale as well as the currency, and the cloths were measured in terms of LA। तो उस समय ऐसा नहीं था कि कपड़ा मीटर में नापा जा रहा था, वहाँ कपड़ा उस समय मेज़र करने का जो यूनिट था उसे एलए कहा गया है। ये एलए याद रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जर्मनी में 1833 के समय में जो मेजरमेंट थी क्लॉथ्स की कैसे की जाती थी, तो एलए से की जाता था। तो हर एक कन्फेडरेशंस का जो वेइंग स्केल था और मेजरिंग स्केल्स था अलग अलग था। एवं कंडीशंस, ये जो कंडीशन शो कर रहा है एक प्रकार से क्या था, ऑब्स्टेकल, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑब्स्टेकल था। इसी वजह से जो न्यू कमर्शियल क्लास थे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, उनके अनुसार से ये जो है डिमांड करना शुरू कर दिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में इस प्रकार की बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है और एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को लागू करना होगा। और अगर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को बनाया जाता है तो उसके अंतर्गत में क्या होगा कि मूवमेंट, जो गुड्स का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम वन कन्फेडरेशंस टू अनदर, उसमें क्या होगी, काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतर से लोग काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में हर कन्फेडरेशंस के आधार पर उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे करना होगा। अगर वो यूनिफाइड होता है तो, अगर यूनिफाइड नहीं है तो हर कन्फेडरेशंस में पार करने के समय में उन्हें कस्टम बैरियर पे करना होगा, कस्टम ड्यूटीज़ पे करना होगा। इसलिए जो न्यू कमर्शियल क्लास थे वो अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिए और वो चाहते थे कि एक ऐसे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी डिफाइन किया जाए जिसके अंतर्गत में इस प्रकार की जो सिस्टम था वो सिस्टम चेंज किया जाए। मतलब कि ये डिमांड क्या कर रहे थे कि पूरे जर्मनी के अंतर्गत में सेम कॉमन वेइंग एंड मेजरिंग स्केल्स होना चाहिए, एक ही प्रकार की करेंसीज होनी चाहिए, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में हर बार कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे करना चाहिए। अगर कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज होता भी है तो वो वन टाइम होना चाहिए, हर एक कन्फेडरेशंस के आधार पर इस प्रकार की जो है नहीं होना चाहिए। पॉज कर दो। नाउ इन 1833 यहाँ पे एक अलग प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसे कस्टम यूनियन कहा गया है या फिर जॉल्वेरियन कहा गया है। एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉल्वेरियन। तो जॉल्वेरियन इज नथिंग, इट्स अ कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन जो ये फॉर्म किया गया है प्रूशिया के इनिशिएटिव पे किया गया, यानी प्रूशिया ने किया, और इसे बाद में जर्मनी के सारे जो कन्फेडरेशंस थे, स्टेट्स थे, उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया। एंड फाइनली अब ये कस्टम यूनियन जब काम करना शुरू कर दिया तो उसने कस्टम बैरियर्स जो हर एक कन्फेडरेशन में ट्रेवल करने के दौरान दी जाती थी उसे अबॉलिश कर दिया।
ठीक है, उसमें उसे समाप्त कर दिया। दूसरी चीज़ है कि 1833 के टाइम में जर्मनी में कुल मिलाकर के 30 करेंसीज थे, 29 कन्फेडरेशंस एंड 30 करेंसीज। सोच लीजिए 29 कन्फेडरेशंस हैं और उसके अंतर्गत में 30 करेंसीज काम कर रही है। तो किस प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ और किस प्रकार की इकोनॉमिक बैरियर वहाँ पर उत्पन्न हो रही होगी, वो तो वहाँ के मर्चेंट और व्यापारी और जो कमर्शियल क्लास थे वो समझ रहे होंगे। अगर सोच लो कि हमारे देश में अगर ऐसा होता कि हमारे देश में ही 4-5 या हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग करेंसीज होती, तो हम क्या होता, बिहार से यूपी में जाते तो बिहार वाला करेंसी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब उस करेंसीज क्या वहाँ बेकार हो गया, फिर या फिर एक्सचेंज करवाओ वहाँ पर, वो भी एक्सचेंज लेगा कि नहीं लेगा वो भी है, जिसको ज़रूरत होगा वही एक्सचेंज लेगा। तब इस केस पे कई सारी परेशानियाँ, अगर हमने एक्सचेंज कर भी लिया तो फिर क्या होगा, झारखंड वाला में गए, झारखंड में ही खर्चा करके वो पूरा पैसा आना पड़ेगा कि बिहार में फिर लेगा कि नहीं लेगा। तो इसी प्रकार की सिचुएशन वहाँ भी उत्पन्न हो रही थी कि मतलब एक कन्फेडरेशंस में गए, वहाँ कुछ और करेंसी है भाई, अगर वहाँ से दूसरे में चला गया तो वहाँ करेंसीज कुछ और है। तो उसी जो बैरियर था, जो ऑब्स्टेकल थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसमें कस्टम यूनियन ने एक प्रोडक्टिव काम किया। और वो प्रोडक्टिव काम क्या था कि उसने क्या किया, 30 करेंसीज को रिड्यूस कर दिया और पूरे जर्मनी के अंतर्गत में सिर्फ 2 करेंसीज को ही वैल्यू दिया गया और वैल्यूड करके उसे माना गया, स्वीकार किया गया, ताकि पूरे इंटायर जर्मनी के अंतर्गत में अगर 2 करेंसीज हैं, मिनिमम 2 करेंसीज हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और खासकर कमर्शियल ग्रास जो हैं बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। दूसरा, अब जो है कन्फेडरेशंस के आधार पे भी उन्हें कस्टम बैरियर नहीं देना था। क्लियर? Now, the creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. Now, अब इसके बाद जर्मनी में क्या हो गया, रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन किया जाने लगा